हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस योर टाइम। दोस्तों, आप लोग लगातार बोल रहे थे कि सर जी हिंदी का कोई एक मैथन क्लास लेकर आइए। तो यहाँ पे आपका बहुविकल्प का क्लास आ चुका है। यह आपका 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का नहीं, यह आपका समथिंग 1 घंटे के आसपास की क्लास बनने वाली है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास और अच्छे अच्छे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। पछताओ मत, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्लास है, आपका चैनल है, आपके लिए ही बना है। और यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहा है, नोट्स आप लोग ले सकते हैं। आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। नोट्स और के साथ आपको जो पेपर है बिल्कुल फ्री है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के कवि थे। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर का जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो मुझे विकल्प ऐसा लगेगा कि हाँ आपको समझाना चाहिए, उसको हम समझाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्नों को टेस्ट करिए। जितना आप प्रश्न देखेंगे, सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप देखते ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसका हो जाएगा बा। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन से नया लगे तो आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। दोस्तों, आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्जाम सेंटर पर आपका नोट्स ही काम आएगा, ना कि आपको ये वीडियो काम आएगी। अगर आप अपने नोट्स को एक बार सही निगाहों से देख लोगे तो आपका पेपर और भी अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड आपका है कि सूर्यदास। दोस्तों, सूरदास, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर रहेगा आपका रा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका रहेगा सूरदास की कृतियाँ कौन कौन सी हैं। सूरदास की कृतियाँ कौन कौन सी है? सुरसागर, सुर, सुरावली या फिर साहित्य रहली। दोस्तों, साहित्य लहरी या फिर उपयुक्त सभी, बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा। तो हमने आपको बताया था पहले ही, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं तो आपका सही होगा उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको उसमें ऐसा कुछ मिल जाए कि आ वा बा दोनों सही, ओके दोस्तों, या फिर आपको मिल जाए सा या दा, दोस्तों यानी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए या फिर आपको मिल जाए उपयुक्त सभी, तो ऐसे आपके जो उत्तर होते हैं वह दोस्तों 91% सही हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर मान लो आप किसी भी प्रश्न में फंसते हैं तो आप ऐसा थोड़ा सा ट्रिक से अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इसका तो होगा आंसर दा, यानी जो आपके सूरदास की कृतियां हैं आपका होगा सुरसागर, सुर, सुरावली और साहित्य लहरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ की थी? काशी में, प्रयाग में या फिर अयोध्या में? अगर बात करें आंसर की, तो दोस्तों आपका होगा आंसर अयोध्या में। रामचरितमानस की रचना कहाँ की थी? अयोध्या में। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आपका है तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। तुलसीदास जी के काव्य भेद इसमें से आपका कौन सा होगा? तो दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कुछ अलग क्वेश्चन मिले तो आपका बिल्कुल सही होगा आपका दा, ओके दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा हम बात कर लें सन पर। बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? 1601, 1602, 1603 या फिर आपका हुआ था 1600 में? दोस्तों, क्या होगा? बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा 1603, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम कुछ नए क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पे आपका है कि बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस है। बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस है।
दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा? आप देखते ही इसको टिक कर सकते हो दोस्तों, आप देखते ही इसको टिक कर सकते हो, लेकिन हर जगह आपका ट्रिक काम नहीं आएगा। ओके दोस्तों, हर जगह आपका ट्रिक काम नहीं आएगा। इसमें आपका क्या होगा? हास्य रस, श्रृंगार रस, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस इसमें से आपका कौन सा है? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका आंसर होगा श्रृंगार रस। क्या होगा? श्रृंगार रस, यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां आपका है कि मैथिली श्रवण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक कौन सी थी? इसमें से आपका क्या होगा? पंचवटी, झंकार, भारती, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा सा वाला। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर अपने मन से बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों हमने क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किया है, ताकि आप लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को देखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन से। इस बार दोस्तों आप लोग अपना पूरा जोर लगाइए पढ़ने में, ताकि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए। आठवां आपका है कि जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? दोस्तों जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने जयशंकर प्रसाद जी का नाम तो सुना होगा। अगर दोस्तों बात करें सबसे अमूल्य धरोहर, इनका हो जाएगा कामायनी, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा आपका? आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं नौवां क्वेश्चन से। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 7, 4, या फिर 1। इसमें से दोस्तों आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें से आपका हो जाएगा 4। ओके दोस्तों, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नए मिल जाएंगे और आपको उसको नोट करना है अपने नोटबुक में। गाय किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों गाय किस प्रकार का शब्द है? सार्थक शब्द है, या फिर अनेकार्थी शब्द है, या फिर एकार्थी शब्द है? आ और बा दोनों। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें गाय की, तो दोस्तों इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 10 प्रश्न कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। लोहा, हंस, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चंस आपको शायद कभी नहीं मिलेगा। 11वें में आपका हो जाएगा बा, यानी आपका हो जाएगा हंस। दोस्तों बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें देखा ना जा सके, दोस्तों इसमें तो क्या होगा आपका? जिसमें देखा ना जा सके आपका हो जाएगा अदृश्य। ओके दोस्तों, जिसमें देखा ना जा सके वह होगा आपका अदृश्य। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसका अंत ना हो। दोस्तों जिसका अंत ना हो, इसका हो जाएगा आपका अनंत। ओके दोस्तों, क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा अनंत है। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन। जिसमें धैर्य, दोस्तों एक मिनट, हाँ, जिसमें धैर्य ना हो। दोस्तों क्या आपके अंदर धैर्य है? दोस्तों हर काम के लिए आपको धैर्य बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो आप कोई भी नया काम कर रहे हो, अगर आप उस काम में दोस्तों गिर रहे हो, ठीक है, अगर दोस्तों आप उस काम में असफल हो रहे हो, तो आप उस काम को धैर्य से करिए, आप जरूर ऊपर उठोगे। ओके दोस्तों, तो कभी भी आप अपना धैर्य न छोड़ें। जिसमें धैर्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? जिसमें धैर्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? बलवान, कमजोर, अधीन,
या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसको तो हम लोग बलवान नहीं बोलेंगे, ना हम लोग उसको बोलेंगे कमजोर, दोस्तों उसको बोलेंगे हम लोग अधीर। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा देखिए अधीर, यहाँ पे आपका होगा अधीर, आप इसको यहाँ पे लिखिए अधीर। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लिखिए देखिए अधीर, ये देखिए यहाँ पे जहाँ आपका ना है वहाँ रहेगा आपका रा। जिसमें धैर्य ना हो उसको बोलते हैं अधीर। क्या बोलते हैं? अधीर। दोस्तों आपको अधीर नहीं बनना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है और पूरे धैर्य के साथ और अपने माता पिता का नाम आगे तक ले जाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन से, जो उत्तर ना दे सके। दोस्तों जो उत्तर ना दे सके, आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तब आपको देना है उत्तर। ओके दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा निरुत्तर, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां आपका है अपने पर बीती घटना। अपने पर बीती घटना। दोस्तों जब अपने पे संकट आती है ना, तो अपना संकट सबको लगता है कि हाँ हमारा सबसे बड़ा संकट है। अपना संकट आदमी खुद फील कर सकता है, कोई दूसरा उसका संकट फील नहीं कर पाएगा। तो अपने पर बीती घटना का अर्थ क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आप बीती, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन से, जो ईश्वर में विश्वास करता है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नास्तिक, पुजारी या फिर आस्तिक या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं नास्तिक। अगर आप दोस्तों किसी मंदिर में पूजा पाठ करते हो, अगर आप ब्राह्मण हो तो उसको बोलते हैं पुजारी, अगर आप बाबा हो तो। लेकिन दोस्तों जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक। अगर दोस्तों आप इस क्लास को 2 बार ले लोगे तो आपसे यहाँ पर दोस्तों आपका 1 नंबर कन्फर्म है। चलिए अब हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। दोस्तों 18वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसका कोई आकार ना हो। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका कोई आकार ना हो, चाहे क्या होगा? निराकार दोस्तों, या फिर गोल या फिर साकार, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिसका कोई आकार ना हो उसको हम लोग बोलेंगे निराकार, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, जहाँ अनाथ रहते हैं। जहाँ अनाथ रहते हैं दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अकेला या फिर होटल या फिर अनाथालय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, यानी आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन है। दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? अलय, अमर, चिरंजीव या इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर आपको पता होगा, जो कभी ना मरे उसको बोलते हैं अमर। जो कभी नहीं मरेगा वह दोस्तों अमर हो जाएगा। जो काम करने में कठिन हो। दोस्तों जो काम करने में कठिन हो उसे क्या कहेंगे? अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? दुष्कर, गलत काम या फिर आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आपको उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम के कुछ घंटे पहले आपका नोट्स ही आपके काम आएगा, ना कि ये वीडियो आपके काम आएगा। तो आप लोग आज इस सारे क्वेश्चंस को देखिए और आप कमेंट करिए कि आखिर आपके कितने क्वेश्चन से सही गए हैं। दोस्तों अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा आ वाला, यानी पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका विलोम शब्द आ गया है,
कि सोम का विलोम क्या होगा। सोम का विलोम क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ के आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्या पूछ ले किसी को कुछ नहीं मालूम होता। आपका मुहावरा, विलोम, ओके दोस्तों, आपका फिर दोस्तों आपका साहित्य, आपका भाषाई से, रचना से, ओके दोस्तों, तो अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाएंगे। तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस को मिक्स क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सोम का विलोम आपका क्या होगा। मंगल, बुध, उग्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से आपका कौन होगा। अगर बात करें सोम के विलोम का, इसमें आपका हो जाएगा उग्र। ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुहावरे से। दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ होगा। काया पलट होना, ओके दोस्तों, काया पलट होना, इसका क्या होगा मुहावरा। अगर बात करें काया पलट होना, तो इसमें आपको हो जाएगा अत्यधिक परिवर्तन। सा वाला इसमें भी आपका सही हो जाएगा। 23 का आपका सा वाला हो जाएगा। दोस्तों 1 से 20 तक क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिए हैं। अब हम लोग उससे आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ईद का चांद होना, दोस्तों बताइए क्या होगा। पागल हो जाना या फिर बहुत बोलना, अत्यधिक गुस्सा होना, बहुत दिनों बाद दिखना। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें ईद का चांद, आप लोग कहते हो अपने दोस्तों से कि अभी तक आप कहाँ थे, आप तो ईद के चांद हो गए हो। इसका मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। ओके दोस्तों, बहुत दिनों बाद दिखना आपका होगा ईद का चांद, क्योंकि ईद का चांद साल में एक ही बार आता है, यानी बहुत दिनों बाद दिखता है, इसीलिए उसका मुहावरा होता है बहुत दिनों बाद दिखना। अब यहाँ पे आप पर नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घड़ो पानी पड़ना, बेशरम होना या फिर शर्मिंदा होना, अधिक नहा लेना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अधिक नहा लेना ये तो आपका होगा नहीं। अब आपका आ या बा, इन दोनों में से आपका होगा। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका उसमें हो जाएगा बा वाला। बा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शर्मिंदा होना यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो आपको क्लास मिलने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, हर विषय का यहाँ पे आपको दोस्तों लॉन्ग क्लास मिलेगा। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, दोस्तों यहाँ तक कि आपको 6-6 घंटे का भी क्लास मिलेगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम डेट नज़दीक आएगा दोस्तों, वैसे ही क्लास आपको यहाँ पर धुआंधार लगातार दिया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन से। दांत पीस कर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 26 है। अब यहाँ 26 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होता है, ये दांत पीस कर रह जाना, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, क्रोध करके रह जाना। यानी अगर मान लो आपको गुस्सा आता है तो दोस्तों आप अपने गुस्से को काबू में करने के लिए आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। यानी दोस्तों आप दांत पीस कर रह जाएंगे लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी क्रोध करके रह जाना। ओके दोस्तों, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन से। आप भला तो, इसका क्या है दोस्तों, आप भला तो जग भला। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा जग। आप भला तो जग भला, बीच में यहाँ पे आप लिखिए जग। आप भला तो जग भला का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आप भला तो जग भला के मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका होगा जग, तो के पास यहाँ पे आपको जाएगा जग। ओके दोस्तों, चलिए आप भला तो जग भला का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा स्वयं। स्वयं ठीक रहो दुनिया ठीक रहेगी, जैसे के साथ तैसा। अगर दोस्तों आप अच्छे हो तो आपको दुनिया भी अच्छी दिखने लगेगी। तो दोस्तों आप भले तो जग भला, स्वयं को ठीक करो दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसमें से आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन से। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया।
साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश किसने बताया? इसमें से आपका क्या होगा? बाबू गुलाब राय, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद्र। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका बा वाला यानी रामचंद्र शुक्ल आपका एकदम सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका नया क्वेश्चन है, यहाँ से आपके नंबर जरूर उठेंगे। जैसे आपका है भाषाई कौशल नहीं कौन सी है? भाषाई कौशल कौन सी नहीं है बताइए। इसमें से आपका जो आपका दोस्तों गद्य है, वचन है, आपका पठन है और लेखन, इसमें से तो आपका कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? ये तो आपका लिखा है एक गद्य। आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें से आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा गद्य। गद्य आपका भाषाई कौशल में नहीं आएगा, लेकिन वचन, पठन, लेखन ये सब आपके भाषाई कौशल में आ जाएंगे। गद्य का अर्थ क्या होगा? दोस्तों गद्य का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। गद्य का अर्थ क्या होगा? बोलना, कहना, वाक्य बनाना या फिर स्पष्ट करना। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा? दोस्तों गद्य पद्य में अंतर क्या होता है? गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं? ओके दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से जानकर समझते हुए आगे बढ़ना है। और अगर बात करें इसके उत्तर की, इसमें आपका होगा बा वाला यानी आपका कहना। गद्य का अर्थ है कहना। ओके दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। दोस्तों भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। बताइए आप लोग पाठ्य पुस्तकों को क्या होना चाहिए? इसमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें उत्तर की, इसमें आपका होगा शुद्ध। ओके दोस्तों पठनीय, तार्किक ये सब दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा शुद्ध। अगर दोस्तों भाषा शुद्ध नहीं होगा, अगर वो आपका तर्क होगा, पठनीय होगा, तो अगर आपका भाषा ही गलत है तो दोस्तों आपका सब कुछ गलत है। इसलिए सबसे पहला क्या होगा पाठ्य पुस्तकों में कि जो आपका भाषा है, आपका दोस्तों भाषा सबसे शुद्ध होना चाहिए, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्य का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने आपसे कहा ना गद्य से आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आगे आने वाले क्लास में गद्य पद्य पर दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। आपको हम पूरा अंतर बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार पर गद्य पद्य दोस्तों क्या होता है, इसका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है चलिए गद्य का प्रयोग किया जाता है, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें प्रयोग की तो वैदिक व्यवहार में, ओके दोस्तों बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श में। आपका दोस्तों इन तीनों में होता है या फिर नहीं होता है? बताइए दोस्तों गद्य का प्रयोग कहाँ होता है? गद्य का प्रयोग आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्य का प्रयोग वैदिक व्यवहार में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों आपका बोल चाल में भी नहीं होता है, आपका परस्पर विचार विमर्श में भी नहीं होता है। गद्य का दोस्तों आपका नहीं होता है, आपका पद्य का होता है। ठीक है आपका पद्य का होता है वैदिक व्यवहार में, विचार विमर्श में, बोलचाल में। आपका गद्य का दोस्तों ना होकर आपका पद्य का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33 रचना का अर्थ है। इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। ठीक है चलिए दोस्तों भाषा के रूप हैं, भाषा के रूप हैं राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर मृत भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों राज्य, अंतर्राष्ट्रीय या फिर मातृभाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। भाषा के रूप हैं, इसमें दोस्तों आपको जाएगा इनमें से सभी जो भाषा के रूप हैं। देखिए दोस्तों भाषा आपका राजभाषा भी होता है। ठीक है राज्य भाषा, मातृभाषा, आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये आपके तीनों रूप के भाषाएं होती हैं। अब आप बताइए आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? ठीक है आप मुझे बताएंगे कमेंट में आपका राज्य भाषा कौन सा है। ठीक है आपका मातृभाषा कौन सा है? ये तीनों
इन तीनों का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे आपका है 35 क्वेश्चन है। भाषा का मुख्य कौशल है पढ़ना, लिखना, बोलना या सभी। दोस्तों, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है आपको तो मालूम होगा, आपने एक बार नहीं आपने 10 बार पढ़ा होगा। इसमें से आपको हो जाएगा सभी, पढ़ना, लिखना, बोलना। ओके दोस्तों, आपका सभी हो जाएगा। ये तीनों आपके भाषा के मुख्य कौशल हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि इस बार किसी भी भाई बहन का किसी भी विषय में बैक ना आए। यहाँ पे आपका है 36 क्वेश्चन है। भाषा का मूल, दोस्तों भाषा का मूल घटक है, बताइए भाषा का मूल घटक आपका कौन सा होगा। यहाँ पे आपसे हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर ये सभी। तो अगर बात करें भाषा के मूल घटक के, तो आपका भाषा विज्ञान भी आएगा, भाषा कौशल भी आएगा, आपका आएगा व्याकरण भी, यानी आपका हो जाएगा ये सभी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाषा कौशल का रूप है, भाषा कौशल का रूप है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा कौशल के रूप। देखिए मेरे दोस्तों, भाषा से भी क्वेश्चन आएंगे, हमने इसीलिए यहाँ पर लगातार, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लगातार आपके भाषा से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, हमने हर क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको पूरा ऊपर से लेकर पूरा आपको यहाँ तक दोस्तों दिख जाएंगे 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। भाषा से यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। भाषा के जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आज करवाए हैं, आप हर क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कन्फर्म आएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि भाषा कौशल के रूप की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। भाषा कौशल के रूप की बात, इसमें आपको जाएगा लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ओके दोस्तों, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, यानी आ और बा दोनों आपका दोनों ही सही हो जाएगा। आ और बा दोस्तों दोनों आपका LSRW, ठीक है दोस्तों, LSRW, ठीक है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, आपका आ और बा दोनों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं भाषा के मुख्य तत्व। जब कौशल की बात करेंगे दोस्तों, आपका तत्व की भी तो बात होगी, उसके साथ यहाँ पे आपका ज्ञान की भी बात की जाएगी भाषा की। चलिए अभी हम देखते हैं भाषा के मुख्य तत्व आपके कौन कौन से हैं। अगर बात करें मुख्य तत्व की, दोस्तों भाषा में हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं। आप भाषा में आप सभी लोग संकेत का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं और चिन्ह का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। भाषा में हम लोग संकेत, ध्वनि, चिन्ह, इन तीनों का प्रयोग करते हैं, यानी आपका हो जाएगा ये सभी। ओके दोस्तों, सभी आपके हो जाएंगे भाषा के तत्व। जब हम लोग यहाँ पर तत्व की बात कर चुके हैं, तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ज्ञान की भी बात कर लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ज्ञान की भी बात कर लेंगे। चलिए, भाषा का ज्ञान है। भाषा का ज्ञान दोस्तों क्या है। भाषा एक प्रकार का होता है आपका अर्जित ज्ञान, यानी तो आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाषा का मुख्य तत्व है। भाषा का दोस्तों मुख्य तत्व क्या होता है। भाव एवं विचार। जब दोस्तों अगर मान लो हमें अपने भावों को किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है, उसके सामने रखना है, वह दोस्तों आपका भाषा के अंतर्गत आएगा। अगर आप अपने अंदर छिपे अभिव्यक्ति को अपने दोस्तों के सामने रखते हो, अपने भाव को, अपने विचार को अपने दोस्तों के सामने, अपने तो घर में अगर आप रखते हो, क्या आपका भाषा के अंतर्गत आएगा, यानी आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा एवं विचार में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में या सभी। अगर बात करें आंसर की, तो दोस्तों जब हम लोग अपने भाषा एवं विचार के अभिव्यक्ति को
रखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वह आपका सुनने में, पढ़ने में, बोलने में या सभी में से होगा आपका बोलने में। ओके दोस्तों, सुनने में हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने नहीं रख सकते हैं, पढ़ने पर भी नहीं, लेकिन दोस्तों आपको बोलने पर, ठीक है, आप जब बोलोगे आप दूसरों से बोलकर ही अपने अभिव्यक्ति को आप दूसरों के सामने रख सकते हो। इसमें आपका हो जाएगा सवाला, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? अगर बात करें पक्ष की, तो इसमें से आपका हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, आपका मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। आपके मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के आपके 3 पक्ष होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 43 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? अब यहाँ देखते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन है। कौशल की कुशलता को डैश भागों में बांटा जा सकता है। ओके दोस्तों, कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3 या फिर 6। कौशल के कुशलता को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? हम लोग इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बहुत तेज़ी के साथ सारे क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे, ताकि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट कर पाओ। मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ दोस्तों क्या है? बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। दोस्तों क्या होगा? या फिर ये सभी। मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। इसमें दोस्तों बुद्धि के मापन से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब है ही नहीं है दोस्तों, आपका ये सभी भी नहीं होगा। इसमें आपका हो जाएगा बा। ओके दोस्तों, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बार बार आने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन है। दोस्तों मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन किसका है, आपको बताना है। एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनसीईआरटी का होता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। मूल्यांकन अनुरूप है, मूल्यांकन अनुरूप है दोस्तों उद्देश्य, प्रविधि, विधि या फिर सिद्धांत को। मूल्यांकन अनुरूप है दोस्तों विधि के। किसके? विधि के अनुरूप है। मूल्यांकन विधि के अनुरूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष दोस्तों क्या है? अब यहाँ पर हम क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा द वाला, स्वाभाविकरण करना। द वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया करना, ओके दोस्तों, ये सब आपका नहीं होगा, ठीक। घटना हो इसलिए दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चन से। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको नए लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, किसमें आपका होगा? यहाँ पर हम देखते हैं 48 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आपका आ, बा, सा आपका तीनों आपका सही होगा। यानी दोस्तों आपका संकेत, वाणी, उसके बाद आपका भाव, अभिभाव द्वारा, यानी आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रचना का अर्थ। दोस्तों रचना का अर्थ इसमें से आपका क्या होगा? जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि दोस्तों अगर मान लो आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है, अगर आपको कहीं पर भी उपयुक्त सभी दिख रहे हैं तो आपको उपयुक्त सभी भी मारना है दोस्तों। यानी आपका इसमें से द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, मौखिक
अभिव्यक्ति में नहीं आता। दोस्तों क्या नहीं आता? वार्तालाप, भाषण या फिर पत्र लेखन या फिर कविता लेखन। तो लेखन बताइए, इन चारों में आपका कौन सा नहीं आता? अगर बात करें मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, तो दोस्तों मौखिक में जब हम भाषण देते हैं या दोस्तों सुनते हैं, यह आपका मौखिक में आएगा। ठीक है। वार्तालाप, दोस्तों वार्तालाप कहीं ना कहीं जब हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका आएगा मौखिक में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है पत्र लेखन। दोस्तों पत्र लेखन यानी हम पत्रों के द्वारा अपने भावों को किसी के पास भेजते हैं। ठीक है। वह पत्र को पढ़कर हमारे भावों को समझता है, या भी एक प्रकार का आपका मौखिक में आएगा। लेकिन दोस्तों कविता लेखन, ठीक, यह आपका कुछ भी नहीं है, यह आपका नहीं होगा। यानी आपका दा वाला सही होगा, यानी जो गलत है वही आपका सही होगा। इसमें से आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं कौन सी हैं? अभी हमने आपसे कहा कि अगर आपको दिख जाए उपयुक्त सभी, तो दोस्तों आपको सही मानना है। यानी शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, शुद्ध उच्चारण, सख्त भाषा। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें भी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? शब्दकोश में वृद्धि। दोस्तों अगर आप लिखित अभिव्यक्ति अपनाते हो, अगर आप किसी भी चीज को लिखते हो, इसमें आपका शब्दकोश का भंडार होगा, ओके दोस्तों, वृद्धि होगी। स्वतः लेखन में कहीं ना कहीं दोस्तों आपका रुचि भी आएगा। उसके बाद दोस्तों आप जब एक तो लिखित की बात करिए तो यहाँ पे आपका आ गया बावाला श्रुति लेखन। ओके दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर कबीर के बारे में बात किया जा रहा है कि आखिर कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो ये क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है। इसमें से आपका हो जाएगा आ वाला। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस कभी नहीं आया है, लेकिन आपको देखना आवश्यक है, शायद इस बार आ जाए। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, आप इस क्वेश्चंस को 3 स्टार में लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों यह आपका क्या है? यह आपका एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या है? यह आपका एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। दोस्तों कौन सी ऐसी रचना है जो अधूरी रह गई थी? इसमें आपको जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी भी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो क्लास को ले रहे हैं, लेकिन वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप तक क्लास पहुंचेगा ही नहीं। फिर आएगा बैग, फिर कहोगे सर हमारा बैग आ गया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, आपका बैग ना आए। घड़ी साज शब्द है। दोस्तों घड़ी साज शब्द है, यह आपका कौन सा शब्द है? देशत, विकारी, संकर या फिर रूढ़। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें उत्तर की तो घड़ी साज हो जाएगा आपका संकर शब्द। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा संकर शब्द। चलिए, रसाल पर्यायवाची शब्द है। रसाल पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा? कोयला का, आम का, पान का, सगा भाई का। बताइए रसाल पर्यायवाची शब्द दोस्तों किसका है? अगर बात करें रसाल का, देखिए रसाल, ठीक है, यानी रस। दोस्तों बताइए रस किसमें होता है? रस ठीक है आपका होता है आम में, तो रसाल यानी आम। ओके दोस्तों, आपका आम हो जाएगा, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप क्वेश्चंस को समझिए, फिर आप उसका आंसर दीजिए। जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ आपको बताना है। अनुज, अग्रज, पितामह या फिर भ्राता, जिसका जन्म पहले हुआ हो दोस्तों, यानी इसमें आपका हो जाएगा बा। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। आंखों का अंधा दोस्तों, आंखों का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है, बताइए इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, इसीलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना भी है और लिखना भी है। इसमें आपको जाएगा गुण के वृद्ध नाम होना। ओके दोस्तों, देखिए आंखों का अंधा, ठीक है, नाम आंखों का अंधा नाम नयन सुख। देखिए दोस्तों, अब यहाँ आंखों का अंधा भी है और नयन सुख है। नयन मतलब आपका क्या होता है, नयन माने आपका हो जाएगा आंख, ठीक है, नयन माने आपका होता है आंख। दोस्तों जब कोई व्यक्ति आंखों का अंधा है तो उसे नयन सुख कहाँ से मिलेगा, जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उसे नयन सुख मिलेगा ही नहीं। नयन सुख क्या होता है, जब आप अपनी आंखों से किसी अच्छी चीज को, किसी आप सुंदर चीज को देखते हो तो आपको देखने से आपको सुख का अनुभव होता है। ठीक है, तो आप किसी अच्छी चीज को देखते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है, वही होता है आपका नयन सुख। जब आप अंधे हो तो बताइए आप कहाँ से देख पाओगे, इसीलिए आपको जाएगा गुण के विरुद्ध नाम, यानी जो है नहीं उसके नाम है दोस्तों, तो यहाँ आपको जाएगा गुण के विरुद्ध नाम। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपका है कि अशरज शब्द का तत्सम रूप। दोस्तों अगर बात करें तत्सम रूप की तो बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका कुछ नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा आश्चर्य। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है दोस्तों, तो आश्चर्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका बा औसा दोस्तों आपका दोनों आश्चर्य आश्चर्य लिखा है। ओके दोस्तों, तो बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आपको दिख जाएगा आश्चर्य, आपका आश्चर्य ही तत्सम रूप हो जाएगा। तापसी का तत्सम रूप क्या होगा आपका, तापसी का आपका तत्सम रूप आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें तापसी के तत्सम रूप की, इसमें आपको हो जाएगा तपसी। दोस्तों देखिए तपसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहां हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है कि तापसी का, दोस्तों तापसी का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक है, ये आपका तत्सम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, तद्भव। ओके दोस्तों एक मिनट, तद्भव यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तापसी का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए अब आपका ये तत्सम और तद्भव क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जो आपका तत्सम रूप होता है वह आपका हिंदी रूप होता है, लेकिन जो आपका तत्सम रूप होता है दोस्तों, तत्सम आपका होता है संस्कृत का रूप। ओके दोस्तों, तत्सम आपका होता है, ठीक है, तत्सम आपका होगा संस्कृत का शब्द और तद्भव आपका होगा हिंदी शब्द। अब देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द छांटने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जहां पे आपको तत्सम शब्द मिलेंगे, ठीक है, वहां पे आपको उस शब्द में आपको आधा अक्षर जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों अगर बात करें तद्भव रूप की, इसमें आपका हो जाएगा तपसी। ठीक है दोस्तों, आखिर इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना दोस्तों इसमें से आपका कौन सा है, साहित्य, लहरी, दोहावली या प्रेम, वाटिका या फिर झरना। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें सूरदास की रचना की, इसमें आपका हो जाएगा साहित्य लहरी। क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा साहित्य लहरी। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। वर्णमाला के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा दोस्तों, या फिर लेखन या फिर सुलेख के द्वारा। बताइए, प्राथमिक स्तर में अगर मान लो आप टीचर हो दोस्तों, आप ठीक है एक टीचर बन चुके हो, ठीक है। अब आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा का विकास करना है, तो बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ आप सबसे पहले अपने ऊपर फॉलो करिए, फिर आप इसका दीजिए आंसर। बताइए आप क्या करोगे। आप ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को वर्ड माला का ज्ञान कराएंगे, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, छत त्रिज्या हर चीज पहले आपको बच्चों को वर्ड माला का ज्ञान, फिर लेखन दोस्तों, फिर सुलेख, फिर कोई बातचीत। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रात्रि का पर्याय नहीं है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा कि रात्रि का पर्याय नहीं है। अगर बात करें 64 क्वेश्चंस के आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका बताइए क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें इसमें आपको जाएगा सौदामिनी, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका, इसमें आपका सौदामिनी, ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दोस्तों विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 65 यहाँ पे आपका है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर उन्मुख। क्या होगा, उन्मुख दोस्तों, ठीक है, अनमुख नहीं। दोस्तों इसमें आपको जाएगा उन्मुख, यानी इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप लोग बाद में बहुत पछताओगे। और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। अपना भला उसके पीछे सबका भला, ठीक है। चलिए ये अच्छा रहेगा, पहले अपना भला, ठीक, फिर सबका भला। तो अब आपका यहाँ पर तो भला हो रहा है, इसीलिए आप लोग इसके लिंक को शेयर करिए ताकि सबका भला हो सके। आंखें खुलना दोस्तों, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंख से दिखना, जल्दी उठना, होश में आना दोस्तों, सही जागना चाहिए। इसमें आपका क्या होगा, आंखें खुलना। अगर मान लो आप किसी दोस्तों पर किसी पे विश्वास करते हो, अगर उसने आपको धोखा दिया तो क्या होगा दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, यानी आप होश में आ जाओगे। जब तक कोई व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता है तब तक वह होश में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पे आपको बताना है उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग हमेशा आपका आगे लगता है, ठीक है, उपसर्ग हमेशा आपके शब्दों का आगे लगता है, तभी एक नया शब्द बनकर आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं उपसर्ग की। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा अति, ठीक है, अति इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका सा वाला हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली। 68 का दोस्तों, 68 का आपका क्या होगा। अगर बात करें मानक हिंदी के मूल आधार वाली भाषा कौन सी है, आपका हो जाएगा खड़ी बोली। दोस्तों क्या होगा, आपका हो जाएगा खड़ी बोली। हम आप कौन सी बोली बोलते हैं, हम आप बोलते हैं खड़ी बोली। ओके दोस्तों, हम आप बोलते हैं खड़ी बोली, लेकिन खड़ी बोली के साथ साथ हम लोग उसमें उर्दू भी ऐड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बोलते हैं तो खड़ी बोली आपका हो जाएगा सा वाला बिल्कुल सही आंसर। चलिए दिए गए विकल्प में कौन सुस्ती का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करें
पर्यायवाची की। हमने आपसे कहा था कि आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलते हैं, दोस्तों इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे या फिर कोई भी, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जरूर 5 में से 5 नंबर जरूर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, चलिए। भिक्षुक में दोस्तों, भिक्षुक में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय आपका पीछे लगता है, उपसर्ग आपका आगे लगता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए कि उपसर्ग आपका शब्दों के आगे लगता है तभी आपका एक नया शब्द बन के आगे आता है, और प्रत्यय आपका शब्दों के पीछे लगता है तभी आपका एक प्रकार का नया शब्द बनकर आपके आगे आ जाता है। तो भिक्षुक का प्रत्यय क्या होगा? उक, इक, अक, अत। चाहिए उक, इक, अत, अक या फिर उत। चाहिए इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें भिक्षुक के प्रत्यय का, इसमें आपका हो जाएगा उक। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भिक्षुक, ठीक है, तो उक है आपका लास्ट में। क्या है? आपका लास्ट में है उक। ठीक है, देखिए भिक्षुक है ना, भिक्षुक है तो उक, यानी आपका लास्ट में लगेगा उक, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों बताइए, इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दीर्घ। क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दीर्घ। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा आपकी क्या कहलाएगी? इसमें आपका हो जाएगा ईशान। क्या होगा? इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा ईशान। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं 73 क्वेश्चन है। कबीर दास जी किस काव्य धारा के कवि थे? कबीर दास जी किस काव्य धारा के कवि थे? इसमें से आपका क्या होगा? 73 क्वेश्चन है, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? आपको इसका जवाब जरूर देना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें से आपका हो जाएगा बा वाला। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों गोदान के लेखक कौन है? दुनिया का, विश्व का सबसे अच्छा क्वेश्चंस है, सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों है, सबसे गजब का क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होंगे, और जो आपके हैं श्याम सुंदर भी नहीं होगा, आपका होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, गोदान के लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होगा? चतुर, व्यापार बनना, या फिर दोहरा मुनाफा दोस्तों, नकली वस्तु देना, या फिर मनमानी करना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आम का आम गुठलियों का दाम की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? आपने आम भी खा लिया और आपने गुठली का दाम भी ले लिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आपने जो भी आपने उसमें किया है, आपने किया है दोहरा मुनाफा। ठीक है, आपने आम भी खाया और आप आम खाने के साथ साथ आपको दोहरा मुनाफी होगी। ठीक है, इसमें आपका दोस्तों सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आम खाओ प्लस गुठली का दाम भी लो। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परशुराम परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? 76 आपका है। इसमें आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आपका शब्दों के आगे लगता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा ठीक है प्रति। प्रति आपका हो जाएगा उपसर्ग है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का भी चयन करना है दोस्तों। ठीक है, आपको शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें आपका हो जाएगा ज्येष्ठ है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या समझाएं? ठीक, इसमें आपका हो जाएगा ज्येष्ठ है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों इसमें आपका कौन सा
संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपका री वाला नहीं है। दोस्तों छत्रज्ञा, ठीक है, छत्रज्ञा ये आपके आएंगे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत है और आपका री वाला नहीं होगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वो कहे जाते हैं। दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें कोई ज्यों का त्यों, दोस्तों ज्यों का त्यों कहना, इसमें आपका क्या होगा, तो अगर आपका ज्यों का त्यों शब्द आपको दिख जाएगा तो वह आपका होगा तत्सम रूप। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा तत्समय रूप। दोस्तों आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।